नमस्कार। ये वीडियो भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता जवाहरलाल नेहरू पर डॉक्टर रामचंद्र गुहा द्वारा दिए गए एक लेक्चर का हिंदी अनुवाद है। इसका आयोजन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी और न्यूज क्लिक ने किया था। इसे शुरू करते हैं अमित द्वारा दिए गए डॉक्टर रामचंद्र गुहा के संक्षिप्त इंट्रोडक्शन के साथ। डॉक्टर रामचंद्र गुहा एक प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक और कॉलमनिस्ट हैं। उन्होंने भारत के एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के इतिहास के साथ साथ क्रिकेट पर भी लिखा है। इनकी लेखनी न सिर्फ एकेडमिक रिसर्चर्स के लिए है बल्कि आम लोग भी इन्हें पढ़ते हैं। इनकी किताब इंडिया आफ्टर गांधी, आज़ादी के बाद के भारत के इतिहास पर लिखी गई सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। एक कमेंटेटर और पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में वे सदा लेफ्ट और राइट दोनों के ही डॉगमास पर सवाल उठाते हैं। आज के लेक्चर में डॉक्टर राम गुहा नेहरू की आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी, आज़ाद भारत के लिए उनके विजन और 1947 के बाद भारत पर उनके नेतृत्व के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से नेहरू की उपलब्धियों और उनकी असफलताओं के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं डॉक्टर राम गुहा के लेक्चर का हिंदी अनुवाद। आज हम जवाहरलाल नेहरू के जीवन और उनकी लेगेसी के बारे में बात करेंगे। नेहरू हमारे इतिहास के सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादास्पद व्यक्तियों में से एक हैं। सबसे पहले संक्षेप में उनके बायोग्राफिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। उनका जन्म नवंबर 1889 में इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। वे बहुत ही सफल सेल्फ मेड बैरिस्टर थे। जैसा कि उन दिनों कई भारतीय परिवारों में रिवाज था और दुख की बात है, आज भी है, कि लड़कों को लड़कियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। उसी तरह हालांकि मोतीलाल और उनकी पत्नी के 3 बच्चे थे। जवाहरलाल इकलौता लड़का था, इसीलिए उसे ज्यादा ही लाड़ प्यार मिलता था। उन्हें पढ़ने के लिए 7 समंदर पार के सबसे प्रेस्टिजियस ब्रिटिश प्राइवेट स्कूल हैरो में भेजा गया। वहां से वे कैम्ब्रिज गए, जहां उन्होंने साइंस में डिग्री ली। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ह्यूमैनिटीज में नहीं बल्कि साइंस की डिग्री ली। वह एक संपन्न परिवार में बहुत लाड़ प्यार में पला हुआ बच्चा था और उसका किसी एक काम में मन नहीं लगता था। उन्हें वास्तव में कई वर्षों तक जीवन का उद्देश्य नहीं मिला। ये एक ऐसी बात है जिससे आजकल के युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, जो 20 साल की उम्र में ये नहीं जानते कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, 25 साल की उम्र में नहीं जानते कि उन्हें कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू भी एक कंफ्यूज्ड युवक थे। लाड़ प्यार ने उन्हें बिगाड़ रखा था। उन्हें सबसे प्यार मिलता था, उनकी हर बात मानी जाती थी। उन्होंने उस समय के सबसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाई की। कैम्ब्रिज जैसे नामी विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए उनकी विज्ञान में रुचि हुई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे आगे जीवन में क्या करेंगे। उन्होंने अपने पिता के साथ वकालत शुरू की, पर उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस तरह लेट 20s की उम्र तक वो एक तरह से लापरवाह किस्म का लड़का था, जो नहीं जानता था कि वो अपने जीवन में क्या करेगा। उसका कोई मिशन नहीं था और इस बात पर कोई फोकस नहीं था कि वो प्रोफेशनल या पर्सनल जीवन में क्या करेगा। ये सच है कि उन्होंने शादी कर ली, जैसा कि उन दिनों रिवाज था। अपने ही समुदाय की एक महिला कमला के साथ उनकी अरेंज मैरिज हो गई। अब लेट 20s में उन्हें वकालत में कोई गहरी दिलचस्पी नहीं थी। अपने पिता के बिल्कुल विपरीत थे। उनके पिता एक बेहद सफल बैरिस्टर थे, जो उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली प्रैक्टिस के सबसे सफल बैरिस्टर थे। नेहरू न तो अच्छे वकील थे और न ही उनकी वकालत में रुचि थी। हालांकि उनके पास लॉ की डिग्री थी और वे अपने पिता के साथ अदालत जाते थे। उस दौरान 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं, 2 मुलाकातें हुई जिनसे उनकी जिंदगी बदल गई। पहली थी 1919 में महात्मा गांधी से मुलाकात। महात्मा गांधी, जो उस समय मात्र 50 वर्ष के थे, वे अपना पहला भारतीय आंदोलन रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे और इसके बाद अगले वर्ष उन्होंने असहयोग आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने पहले आंदोलन के सिलसिले में इलाहाबाद आए। 1919 और 1920 में मोतीलाल अपने शहर में एक प्रमुख व्यक्ति थे और इसलिए गांधी नेहरू के घर रुके। उनकी मुलाकात युवा नेहरू से हुई और इस मुलाकात ने जवाहर को झकझोर दिया। गांधी से उन्हें जीवन का अर्थ और जीवन का उद्देश्य मिल गया। गांधी के साथ उस मुलाकात ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने अपना जीवन भारत की आजादी के संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया। वे गांधी के प्रति इतने उत्साहित, उनसे इतने प्रभावित और उनके इतने बड़े प्रशंसक बन गए कि वे अपने पिता को भी उस राह पर ले आए। तो उस समय 1919 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 3 गुट थे। मॉडरेट विंग
जो छोटे छोटे कदम बढ़ाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने में विश्वास रखता था। वह अंग्रेजों से विनम्र अपील लिखने में विश्वास करते थे। हमें अधिक अधिकार दीजिए, अधिक भारतीयों को नौकरशाह बनाइए, भारतीयों को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की अनुमति दीजिए, न कि केवल गोरे लोगों को। तो मॉडरेट्स अंग्रेजों की भलाई करने की प्रवृत्ति में विश्वास करके धीमी गति से छोटे छोटे बदलाव के जरिए परिवर्तन लाना चाहते थे। दूसरी तरफ रेडिकल्स यानी कट्टरपंथी थे, जो सशस्त्र संघर्ष, हत्या, अंग्रेजों को डराकर भारत से भगाना चाहते थे। अब गांधी जी न तो मॉडरेट थे और न ही रेडिकल। वे हिंसक क्रांति में विश्वास नहीं करते थे, वे हिंसा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। न ही वे मानते थे कि केवल विनम्र अपील करने से अंग्रेज उन्हें कुछ अधिकार दे देंगे। भारत को आजादी देना तो दूर की बात है। इसीलिए वे एक नई रणनीति तैयार कर रहे थे, अहिंसा और असहयोग की, कि हम अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करेंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, हम उनके गलत कानूनों का विरोध करेंगे, लेकिन हम उसे हमेशा सत्याग्रह के माध्यम से, सड़कों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के माध्यम से करेंगे। और इस दौरान जवाहरलाल के पिता मोतीलाल नेहरू जाने माने वकील एक मॉडरेट थे। वे धीमे परिवर्तन में विश्वास रखते थे, लेकिन जवाहरलाल गांधी से इंस्पायर होकर अहिंसक तरीके से विरोध करते हुए गिरफ्तार हो गए और वे अपने पिता को भी अपने साथ ले गए। उनके पिता, सोचो, एक अत्यधिक धनी वकील जो पेरिस में गर्मियों की छुट्टियां बिताने जाते थे और अपने बच्चों को सभी तरह के ऐशो आराम देते थे, जैसे कि कश्मीर की डल लेक में हाउस बोट इत्यादि। तो जवाहर ने न केवल गिरफ्तारी दी बल्कि अपने पिता को भी साथ ले गए। युवा जवाहर की महात्मा गांधी से जो मुलाकात हुई, उसने उन्हें अपनी नीरस लॉ प्रैक्टिस छोड़ने और भारत की आजादी के लिए अहिंसक आंदोलन के लिए पूर्ण समर्पण की प्रेरणा दी। दूसरी बड़ी घटना कुछ समय बाद 1920 और 21 में हुई। पूर्वी यूपी के प्रतापगढ़ में एक किसान आंदोलन चल रहा था और ये बहुत ही दिलचस्प आंदोलन था। इस आंदोलन, जिसके बारे में इतिहासकारों ने भी लिखा है, इसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र नाम के एक साधु कर रहे थे। वे किसानों को जमींदारों के खिलाफ संगठित कर रहे थे। आप जानते हैं, हमारे यहाँ बहुत ही अत्याचारी सामंती कृषि व्यवस्था थी, जहाँ अमीर जमींदार होते थे जो अपने किसानों पर तरह तरह के टैक्स लगाते थे। जैसे मोटराना, जब जमींदार नई कार लाता था तो किसानों से पैसे उगाता था। हाथियाना, अगर उसे नया हाथी चाहिए होता था तो किसानों पर इन करों का बोझ बहुत ज्यादा होता था। वे जमींदारों द्वारा उत्पीड़ित किए जाते थे और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं था। तो बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में करों से छूट के लिए और बेहतर मजदूरी के अधिकारों के लिए एक विरोध आंदोलन, किसानों का सत्याग्रह चल रहा था। नेहरू प्रतापगढ़ गए और किसानों से मिले। पहली बार उनका सामना होता है असली गरीबी, व्यापक दारिद्र्य और शोषण से, और ये उन्हें समाज में समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध पॉलिटिकल रेडिकल बना देता है। तो ये 1919 और 20 की दो मुलाकातें, एक महात्मा गांधी के साथ, जिसने उनका विश्वास प्रगाढ़ किया कि उनके जीवन का असली मकसद है भारत की आजादी की लड़ाई, और दूसरी प्रतापगढ़ के निराश्रित और उत्पीड़ित किसानों के साथ उनकी मुलाकात, जिसने उनका इरादा मजबूत किया कि सामंतवादी पूंजीवादी समाज असमान व अन्यायपूर्ण है और इसलिए स्वतंत्र भारत का निर्माण आर्थिक और सामाजिक समानता के सिद्धांतों पर होना चाहिए। तो उसके बाद से उनका पूरा जीवन ब्रिटिश राज से भारत को मुक्ति करवाने के लिए कटिबद्ध और समर्पित हो गया। उन्होंने कई साल जेल में बिताए, लगभग 9 साल जेल में बिताए। वे 20 के दशक में जेल में थे, वे 30 के दशक में जेल में थे, वे 40 के दशक में जेल में थे। और जो लोग नेहरू के राष्ट्रवाद या देशभक्ति पर संदेश करते हैं, उन्हें जेल में बहुत कठिन परिस्थितियों में बिताए गए कई वर्षों के बारे में सोचना चाहिए। अपनी जेल की सजाओं के बीच वे भारत की आजादी के लिए जागरूकता फैलाने का काम करते थे। वे कैसे प्रचार करते थे? वे पूरे भारत की यात्रा करते थे। तब तक उनमें आत्मविश्वास आ गया था। वे हिंदुस्तानी और अंग्रेजी के बहुत अच्छे वक्ता बन गए थे। वे 2 भाषाओं के जानकार थे, जैसे गांधी गुजराती और अंग्रेजी के ज्ञाता थे, या बाबा साहेब अम्बेडकर मराठी और अंग्रेजी के जानकार थे। तो ये लोग भारत में आम जनता की भाषा में संवाद करना जानते थे और भारत के हर क्षेत्र की जनता से बातचीत करना जानते थे। क्योंकि यदि आप नेहरू की तरह इलाहाबाद से हैं, तो आप यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको हिंदी में बात करनी होगी। लेकिन यदि आपको तमिलनाडु में अपने सहकर्मी से बात करनी है जो हिंदी नहीं जानता, तो आपको अंग्रेजी में बात करनी होगी। इसलिए नेहरू जल्दी ही हिंदी और अंग्रेजी के बहुत अच्छे वक्ता बन गए।
वे कांग्रेस पार्टी के सबसे लोकप्रिय उभरते सितारे बन गए, एक ऐसा स्टार जो युवाओं को आकर्षित करते थे और जिन्होंने भारत में घूम घूम कर आजादी और राष्ट्रवाद का संदेश जन जन तक पहुंचाया। 1920 के दशक में उन्होंने काफी विदेश यात्राएं करनी शुरू कर दी। ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का समय था, जब इटली में फांसीवाद बढ़ रहा था, नाजीवाद जर्मनी में अंकुरित हो रहा था, सोवियत क्रांति एक तरह से अपना पहला कदम उठा रही थी और नेहरू अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का महत्व समझते थे। वे कमोबेश एकमात्र कांग्रेसी थे जो वैश्विक मामलों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की गहरी समझ रखते थे। अब 1929 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस एक प्रमुख पार्टी थी। गांधी जी ने कांग्रेस को एक जन आंदोलन में बदल दिया। गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस मध्य वर्गीय वकीलों, डॉक्टरों और प्रोफेसरों की पार्टी थी, लेकिन गांधी जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, कारीगरों को आजादी की लड़ाई में ले आए और 1929 में नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और एक तरह से आप इसे पुरानी पीढ़ी से युवा पीढ़ी को कमान सौंपना कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि गांधी नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। आगे थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि गांधी ने नेहरू को ही अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में क्यों चुना और किसी और को क्यों नहीं चुना। अभी 30 के दशक की बात करते हैं, जब नमक सत्याग्रह चल रहा था। 1930 के दशक में नेहरू को फिर से गिरफ्तार किया जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन की वजह से उन्हें जेल हो जाती है, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अंग्रेजों को मजबूरी में कुछ रियायतें देनी पड़ती हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में पहली बार चुनाव आयोजित किए गए। भारत पर अभी भी अंग्रेजों का ही राज था, लेकिन सीमित मताधिकार के तहत चुनाव करवाए जाते हैं, जिसमें भारत की जनता अपने नेताओं का खुद चुनाव कर सकती है। तो बम्बई का अपना मुख्यमंत्री है, उन दिनों उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। मद्रास का अपना है, उत्तर प्रदेश का अपना मुख्यमंत्री है। ब्रिटिश भारत में 9 प्रमुख प्रोविंसेस थे और चुनाव होने पर कांग्रेस 9 में से 7 में सत्ता में आई। इसके सत्ता में आने के 2 प्रमुख कारण थे, गांधी जी का प्रभामंडल और नेहरू का कैंपेन। नेहरू कांग्रेस के लिए वोट लाने वाले व्यक्ति थे। दरअसल मुंबई के एक बड़े कांग्रेस नेता KF नरीमन का कहना था कि नेहरू कांग्रेस पार्टी के ब्रैडमैन हैं। ब्रैडमैन एक बहुत ही सफल क्रिकेटर थे, यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा सफल। वे हमेशा शतक बनाते थे और नेहरू हमेशा चुनाव जीतते थे। इस प्रकार 1937 में कांग्रेस सत्ता में आई। उन्होंने कुछ वर्षों तक शासन किया, फिर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। फिर अंग्रेजों और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौते की बातचीत टूट जाती है और गांधी जी अपना आखिरी बड़ा संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं, जिसमें नेहरू और उनके साथियों को कई वर्षों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और फिर जैसा कि सबको पता है 1947 में आजादी मिलती है। अब गांधी जी ने नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी क्यों चुना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर आज भी डिबेट होती है। उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं चुना? उन्होंने अपने दक्षिण भारत के कमांडर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को क्यों नहीं चुना, जो एक महान विद्वान और विचारक थे, जिन्हें गांधी जी मेरी अंतरात्मा के रक्षक कहते थे? तो गांधी जी के 3 निकटतम सहयोगी या शिष्य थे। वल्लभ भाई पटेल जो गुजरात से आए थे, जो 1917 में गांधी जी से जुड़े थे। राजगोपालाचारी जो चेन्नई दक्षिण भारत से आए थे, जो लगभग उसी समय गांधी जी से जुड़े थे। और जवाहरलाल नेहरू जो 1919 में गांधी जी से जुड़े थे। और इन तीनों को महात्मा गांधी का सिर, हृदय और हाथ कहा जाता था। राजा जी सिर थे क्योंकि वे एक प्रतिभाशाली विचारक और विश्लेषक थे। उनमें गहरी नैतिक समझ थी। राजा जी को कई युवा भारतीय उनके रामायण महाभारत के उत्कृष्ट अनुवादों के कारण जानते हैं। वे विद्वान थे, मुझे लगता है इसलिए वे सिर यानी दिमाग थे। जवाहरलाल हृदय थे, ईमानदारी, भावना, प्रेम और करुणा से सरोबार। और सरदार पटेल हाथ थे क्योंकि वे संगठन के आदमी थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का एक संगठन के रूप में निर्माण किया। अगर कोई सत्याग्रह करना हो, चुनाव लड़ने के लिए धन इकट्ठा करना हो, तो वल्लभ भाई पटेल ही करते थे। लोगों को संगठित करना हो, रैली आयोजित करनी हो, तो वल्लभ भाई पटेल करते थे। तो राजा जी सिर थे, दिल थे नेहरू और हाथ थे पटेल। और भी लोग थे, जैसे महान विचारक और विद्वान मौलाना आजाद, जो गांधी जी के सबसे करीबी मुस्लिम अनुयायी थे। बिहार के राजेंद्र प्रसाद, जो 1917 में चंपारण में गांधी जी के पहले सत्याग्रह में उनके साथ थे। तो ऐसे बहुत से लोग थे, कम से कम आधा दर्जन लोग, जिनमें से गांधी अपना उत्तराधिकारी चुन सकते थे। अब विशेषकर युवा भारतीयों के लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी ने नेहरू को ही क्यों चुना और किसी को क्यों नहीं। राजमोहन गांधी का एक बेहतरीन निबंध है सन्स एंड एयर्स, जो उनकी लिखी गांधी की जीवनी द गुड बोटमैन पोर्ट्रेट ऑफ गांधी में छपा है। और इस निबंध में वे गांधी की पसंद समझाते
करते हैं और संक्षेप में बताते हैं कि उन्होंने नेहरू को ही क्यों चुना और किसी को क्यों नहीं। गांधी की महानता और इसीलिए हम आज उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और राष्ट्रपिता के रूप में याद करते हैं, वो ये है कि गांधी ने धर्म या भाषा के आधार पर नागरिकता को परिभाषित नहीं किया। देशभक्त और गौरवान्वित भारतीय होने के लिए आपको हिंदू होना जरूरी नहीं है। देशभक्त और गौरवान्वित भारतीय होने के लिए आपको हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। गांधी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माना कि भारत कई धर्मों और कई भाषाओं का देश है और यदि आपको अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एकजुट स्वतंत्रता संग्राम करना है तो आपको इन विभिन्न धार्मिक समुदायों और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को जोड़ना होगा। गांधी जी जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं के अधिकारों पर बहुत जोर देते थे और उनके साथियों में नेहरू सबसे कम संकीर्णवादी थे। पटेल को गुजराती के रूप में देखा जाता था, राजगोपालाचारी को तमिल के रूप में देखा जाता था, राजेंद्र प्रसाद को एक बिहारी के रूप में देखा जाता था। नेहरू एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अखिल भारतीय नेता के रूप में देखे जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी के बाद नेहरू अगले नेता थे जो एक हिंदू थे पर जिन पर मुसलमानों को भी भरोसा था। वे एक ऐसे व्यक्ति जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों में विश्वास रखते थे और एक उत्तर भारतीय जो मानते थे कि दक्षिण भारत गणतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी हिस्सा है। नेहरू जैसा नॉन पैरोकियल अखिल भारतीय व्यक्तित्व गांधी के करीबी लोगों में से कोई नहीं था, इसलिए गांधी ने नेहरू को चुना। बेशक दूसरों के पास भी महान गुण व सक्षमताएं थी। जैसा कि मैंने कहा, पटेल एक महान संगठनकर्ता थे, राजा जी एक गहन विचारक थे, लेकिन नेहरू के पास एक सार्वभौमिक अपील यानी यूनिवर्सल अपील थी। उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि भी थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो दुनिया में भारत के स्थान को समझते थे। वे कूप मंडूक वाला दृष्टिकोण नहीं रखते थे। देश के युवा उनसे प्रभावित थे, युवा उन्हें पसंद करते थे। वे एक अद्भुत वक्ता थे, एक दयालु और सबकी भलाई करने वाले इंसान थे। तो इन विभिन्न कारणों से गांधी ने 1930 के दशक की शुरुआत में ही नेहरू को उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया था और वे लगातार इस बात पर जोर देते रहे। आजकल ये काफी विवाद का विषय बना हुआ है और इस बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण आखिरी बात है जो मैं इस बारे में कहना चाहूंगा। राजा जी और पटेल जो गांधी जी के संभावित उत्तराधिकारियों की शॉर्ट लिस्ट में थे, उन्हें भी इस बात पर बिल्कुल आपत्ति नहीं थी कि गांधी जी ने पंडित नेहरू को चुना। राजा जी और पटेल मानते थे कि उनके विपरीत नेहरू के पास एक तरह की क्रॉस कल्चरल, क्रॉस रिलीजियस, ट्रांस रीजनल अपील थी। उनके पास इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव था, उनमें करिश्मा और आकर्षण था और जब भी आजादी मिले तो स्वाभाविक रूप से नेहरू को ही स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब 1947 में जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनके इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल व्यू और वर्ल्ड व्यू स्पष्ट व पूर्णतया विकसित हो चुके थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जिनके विचार बहुत सुलझे हुए थे, जिनका दर्शन, नैतिक राजनीतिक दर्शन पहले ही आकार ले चुका था। और 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और नेहरू ने हमारे पहले प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली तो उनके वर्ल्ड व्यू के 4 महत्वपूर्ण पहलू थे। और नेहरू के वर्ल्ड व्यू के ये 4 पहलू, 4 कोर एलिमेंट्स क्या थे? पहला है आर्थिक आधुनिकीकरण। भारत एक बेहद गरीब देश था, बड़े पैमाने पर अभाव, अकाल, गरीबी ग्रामीण इलाकों में व्याप्त थी। यहाँ तक कि शहरों में भी शहरी श्रमिक वर्ग के पास सम्मानजनक जीवन यापन की परिस्थिति नहीं थी और आर्थिक आधुनिकीकरण के माध्यम से वे बड़े पैमाने पर गरीबी से छुटकारा पाना स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य था। और आर्थिक आधुनिकीकरण में विज्ञान की भूमिका, जैसा कि मैंने कहा, नेहरू ने कैम्ब्रिज में विज्ञान की पढ़ाई की थी और उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वैज्ञानिक अनुसंधान से प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है और आर्थिक विकास, विशेष रूप से औद्योगिक और शहरी विकास के माध्यम से बड़े पैमाने पर स्थानीय गरीबी दूर की जा सकती है। नेहरू के दर्शन का दूसरा एलिमेंट था सोशल इक्वालिटी। ये सच है कि कांग्रेस के पुरुष सदस्यों में गांधी के अलावा और यहाँ तक कि गांधी से भी अधिक नेहरू ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो जेंडर इक्वालिटी के लिए प्रतिबद्ध थे। ये चौंकाने वाला तथ्य है कि जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और हमने 1950 में अपना पहला संविधान बनाया तो हमने महिलाओं को वोट देने के अधिकार सहित सभी समान अधिकार दिए और ये लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व था। अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पाने के लिए 100 वर्षों से अधिक का संघर्ष करना पड़ा था। जेंडर इक्वालिटी नेहरू के लिए महत्वपूर्ण थी। जैसा कि मैंने पहले कहा, वे किसानों और जमींदारों के बीच समानता के पक्षधर थे। उन्हें आर्थिक न्याय से नफरत थी। उसमें शायद एक ब्लाइंड स्पॉट था कि वे जातिगत भेदभाव पर उतनी बात नहीं करते थे जितना वे क्लास और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे। नेहरू के दर्शन का तीसरा कोर एलिमेंट था इंटरनेशनलिज्म, कि भारत को अपने पड़ोसियों और युद्ध के बाद के समय में उभरती दोनों महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। भारत अलग थलग नहीं रह सकता, वो
अकेला नहीं रह सकता, उसे दुनिया के अन्य देशों के साथ बातचीत करनी होगी और ब्रिजेस बनाने होंगे। तो उनके पास एक तरह की इंटरनेशनल विजन थी। और नेहरू की फिलॉसफी का चौथा एलिमेंट था उनका विजन कि भारत को लोकतांत्रिक होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, एक बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता, अदालतों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब लोकतंत्र के स्तंभ होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत सरकार स्वयं को किसी एक धर्म से परिभाषित नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी और अन्य लोगों ने स्वतंत्र और एकजुट भारत के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष चलाया। अगस्त 1947 में उन्हें आजाद भारत तो मिला, लेकिन वो अखंड भारत नहीं था, बल्कि ब्रिटिश भारत दो देशों में, भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। पाकिस्तान ने खुद को मुस्लिम राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया, इसलिए पाकिस्तान का निर्माण स्पष्ट रूप से धार्मिक था। उसके विपरीत नेहरू ने कहा कि हम खुद को हिंदू राष्ट्र, हिंदू होमलैंड के रूप में परिभाषित नहीं करेंगे। हो सकता है पाकिस्तान अपने हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करे, लेकिन भारत में हर मुसलमान और हर ईसाई को समान अधिकार मिलेगा। तो रिलीजियस प्लूरलिज्म और डेमोक्रेसी, आप कह सकते हैं, नेहरू के राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के चौथे बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। नेहरू 1947 से 1964 में अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री रहे। मैंने अब तक अपने प्रेजेंटेशन में उनकी स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, गांधी के साथ उनकी मुलाकात, उससे जीवन में अर्थ और उद्देश्य की प्राप्ति, उनके आर्थिक दर्शन का विकास, उनकी यात्राएं, उनके नेतृत्व, उनके अभियान और महात्मा गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी के अग्रणी नेता के रूप में उनके उदय के विषय में बताया। अपने प्रेजेंटेशन के अगले भाग में नेहरू के प्रधानमंत्री के रूप में उपलब्धियों और उनकी विफलताओं की चर्चा करेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट का गठन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये उम्मीद थी कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहेगा। दरअसल उम्मीद यही थी कि सभी सदस्य कांग्रेस पार्टी से होंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आज चुनाव जीतता है, मेरा मतलब है मान लीजिए कि राजस्थान में अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो सभी मंत्री कांग्रेस पार्टी से होंगे। अगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतती है तो सभी मंत्री तृणमूल कांग्रेस के होंगे। तो अपेक्षा ये थी कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया है, इसलिए सभी मंत्री उसी पार्टी से होंगे। लेकिन अनोखी उदारता, बुद्धिमत्ता और बड़प्पन दिखाते हुए नेहरू और पटेल ने निर्णय लिया कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में सभी दलों के प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि संविधान का निर्माण किया जाना था और भारत के सभी सर्वश्रेष्ठ दिमागों को संविधान बनाने के लिए एक साथ आना था। तो BR अम्बेडकर को साथ लिया गया। वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं थे, और तो और 30 और 40 के दशक में कांग्रेस पार्टी के घोर कट्टर विरोधी रहे थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब वे वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में थे। उन्हें कांग्रेस में इसलिए लाया गया क्योंकि नेहरू और पटेल मानते थे कि आजादी कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि पूरे भारत को मिली है और अम्बेडकर की कानूनी और बौद्धिक प्रतिभा संविधान बनाने में महत्वपूर्ण होगी। अम्बेडकर के अलावा कांग्रेस पार्टी के एक अन्य प्रतिद्वंदी चेन्नई के व्यवसायी R.K. शनमुखम शेट्टी को वित्त मंत्री के रूप में लाया गया, क्योंकि वे उस काम के लिए उपयुक्त थे। और अकाली दल के बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने, उन्हें कैबिनेट में लाया गया। तो पहली कैबिनेट ये बताती है कि नेहरू और पटेल कितने दूरदर्शी थे कि आजादी के शुरुआती वर्षों में, जब संविधान बनाया जा रहा था, जब देश को एकजुट किया जा रहा था, जब रियासतों को एकीकृत किया जा रहा था, जब इस स्वतंत्र देश के लिए नई आर्थिक, विदेशी, सामाजिक नीति तैयार की जा रही थी, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ लोगों को अपने साथ लिया और राष्ट्र निर्माण में उनकी सहायता ली। ये उनकी महानता का असाधारण रिफ्लेक्शन है और आज की हमारे समय की राजनीति के बिल्कुल विपरीत है। आज की राजनीति जो कि भेदभावपूर्ण, घटिया, गालीबाज राजनीति के रूप में उभर कर आ रही है, इसके बिल्कुल विपरीत। तो 1947 में हम स्वतंत्र हुए। एक समावेशी सर्वदलीय मंत्रिमंडल बना, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री और सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने और उनके बीच एक बढ़िया जुगलबंदी थी। वे बहुत कोऑर्डिनेटेड और कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक साथ काम करते थे। 1950 में संविधान का निर्माण हुआ। उसी वर्ष सरदार पटेल की दुखद मृत्यु हो गई। 1952 में पहले चुनाव हुए और नेहरू फिर से कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रचारक, कांग्रेस पार्टी के ब्रैडमैन बने और कांग्रेस 1952 में, फिर 1957 में और फिर 1962 में सत्ता में आई। नेहरू लगभग 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। 17 साल से बच कुछ ही महीने कम। 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई।
अब प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू की महान उपलब्धियों और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी महत्वपूर्ण विफलताओं की संक्षेप में चर्चा करते हैं। पहली बड़ी उपलब्धि है बहुदलीय लोकतंत्र, स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव पद्धति की स्थापना करना। आपको पता ही है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जल्दी ही एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप बन गया और नेपाल एक राजशाही अनइलेक्टेड मोनार्की द्वारा चलाया जाने वाला चीन वन पार्टी टोटलिटेरियन कम्युनिस्ट स्टेट बना। यदि आप एशिया और अफ्रीका के अन्य पूर्व औपनिवेशिक देशों को देखें तो श्रीलंका जो हमारे पड़ोस में है उसे छोड़कर कहीं भी लोकतंत्र ने जड़ें नहीं जमाई और निश्चित रूप से श्रीलंका हमारे जितना बड़ा जटिल विविधतापूर्ण नहीं है। आप जानते हैं इतने बड़े विविधतापूर्ण जटिल और बेहद गरीब देश में बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना नेहरू की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह अभूतपूर्व है और सिर्फ ये बात ही उन्हें न केवल एक महान भारतीय का बल्कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नर्चर करने वाले एक महान वर्ल्ड फिगर का दर्जा देती है। और उनके समय में सचिवों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। प्रधानमंत्री का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या करेंगे इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। नेहरू अपने विपक्षियों का कितना सम्मान करते थे आप और हम सभी जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की एक बेहतरीन स्पीच है जो मैंने सोशल मीडिया पर करीब 1 महीने पहले पोस्ट की थी। ये स्पीच उन्होंने संसद में 1998 में दी थी। उसमें वे बताते हैं नेहरू संसद में अपने विपक्षियों को कितना सम्मान देते थे, कैसे वे वाजपेयी जैसे लोगों की असहमति और उनके द्वारा की गई आलोचनाओं को ध्यान से सुनते थे और उससे सीखते थे। ये बताता है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को नर्चर करना नेहरू की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को स्थान और सम्मान देना। दक्षिण भारतीय नेहरू का सम्मान करते थे क्योंकि उन्होंने उन पर हिंदी नहीं थोपी। वे मानते थे कि तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नडिगा अपनी भाषा पर बहुत गर्व करते हैं और यदि वे उनके साथ संवाद करना चाहते थे तो अंग्रेजी ही एक तटस्थ भाषा थी जिसमें वे संवाद कर सकते थे। अंग्रेजी बाहरी दुनिया को जानने समझने का एक जरिया भी थी। यह वैज्ञानिक संचार की भाषा थी, इसीलिए भी इसे प्रोत्साहित करना था। तो वे भारत की क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करते थे और उसे समझते थे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को पूरी तरह से मजबूत किया। भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं होगा जिसमें मुसलमान दूसरे दर्जे के नागरिक होंगे, जो कि बहुत से राइट विंग के लोग चाहते थे। जनसंघ यही चाहता था, हिंदू महासभा भी यही चाहती थी, आरएसएस भी यही चाहता था, लेकिन नेहरू ने इसे बिल्कुल नकार दिया। वे नहीं चाहते थे कि भारत हिंदू पाकिस्तान बने। तो ये उनकी दूसरी बड़ी उपलब्धि थी। उनकी तीसरी बड़ी उपलब्धि थी आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। मैंने पहले बताया कि नेहरू भारत को आधुनिक बनाने, उत्पादकता बढ़ाने, बीमारियों को कम करने में विज्ञान के महत्व को समझते थे। भारत में आईआईटीज और दूसरे वैज्ञानिक संस्थान उन्हीं की देन है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस के कोई दूसरे नेता प्रधानमंत्री बनते तो क्या होता। उदाहरण के लिए क्या वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को इतना बढ़ावा देते? नेहरू का इसके विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना 21वीं सदी की आधुनिक दुनिया जो पहले से ही ज्ञान की सदी है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। कोविड की समस्या सुलझाने के लिए, ग्लोबलाइजेशन के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना करने के लिए नॉलेज महत्वपूर्ण है। यदि आप भारत की तुलना अन्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से करेंगे तो पाएंगे कि उनके पास हमारे जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसा कुछ भी नहीं है, या हमारे वैज्ञानिक संस्थान या आईआईटीज, क्योंकि उनके नेताओं ने गरीबी को समाप्त करने और एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड की चुनौतियों का सामना करने के लिए एडवांस्ड वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व को नहीं पहचाना। तो नेहरू की 3 प्रमुख उपलब्धियां हैं: मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी नर्चर करना, क्षेत्रीय भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सम्मान और सुरक्षा देना, एडवांस्ड वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित और विकसित करना, और चौथा जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आज 2020s में कम से कम पढ़े लिखे भारतीय तो ये मानते हैं कि पुरुष और महिलाएं समान होते हैं और उन्हें समान अवसर मिलने ही चाहिए, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। भारत एक ऐसा देश था जहाँ महिलाओं का दमन होता था, उन पर अत्याचार होते थे, और बेशक अब भी होते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि जब 1947 में नेहरू और कांग्रेस सत्ता में आए तो हिंदू समाज अत्यंत रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक था। महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं था। यदि एक व्यक्ति को कॉलेज भेजना हो तो वो बेटा होगा, बेटी नहीं। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। पुरुष तलाक लेकर दूसरी शादी कर सकता था, महिलाएं तलाक लेकर दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। महिलाओं पर सभी प्रकार के प्रतिबंध और बोझ थे, और नेहरू ने
कम से कम कानून में, हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में समान अधिकार देकर संविधान के माध्यम से इसे बदला। हिंदू महिलाओं को, कम से कम भारत की अधिकांश महिलाओं को कानून के तहत समान अधिकार मिले। व्यवहार में भले ही उन्हें अभी भी समान अधिकार ना हो, रोजमर्रा की जिंदगी में उनके साथ जैसा भी व्यवहार किया जाता है, लेकिन एक गहरे पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी समाज में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना नेहरू की महान उपलब्धियों में से एक है। कोई और अगर उनके पद पर होता तो शायद ये नहीं कर सकता था। अब इन महान उपलब्धियों के साथ साथ कुछ बड़ी असफलताएं भी थी। आजकल नेहरू बहुत विवादास्पद हैं और जब लोग उनकी विफलताओं के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने प्राइवेट बिजनेसेस को बढ़ावा नहीं दिया और शायद हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा कर दिया। अन्य लोग कश्मीर की समस्या के बारे में बात करते हैं जो अब भी बनी हुई है और जो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव का कारण है, और हम इस मुद्दे पर 4 युद्ध लड़ चुके हैं। लेकिन मेरी नजर में अर्थव्यवस्था और कश्मीर उनकी बड़ी विफलताएं नहीं थी। मैंने इसके बारे में कहीं और भी लिखा है कि 1950 के दशक में भारत को एक आर्थिक मॉडल अपनाना था जिसमें सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज कई क्षेत्रों में, विशेष रूप से हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी आदि में आगे नहीं आ रहे थे। और कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो मूल रूप से आप कह सकते हैं कि एक बर्थ डिफेक्ट है। भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ था और क्योंकि देश का विभाजन हुआ था तो कश्मीर हमेशा विवाद का विषय रहेगा। अब ये दोनों देशों का मुद्दा है। पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, हमको कश्मीर चाहिए। इसीलिए मेरे विचार से एक इतिहासकार के रूप में मैं ये नहीं मानता, मैं ये निष्कर्ष नहीं निकालूंगा कि कश्मीर और अर्थव्यवस्था नेहरू की बड़ी विफलताएं हैं, बल्कि मैं अन्य विफलताओं की बात करूंगा। एक जिसके बारे में लोगों ने लिखा है कि वे चीन के इरादों को नहीं जान पाए थे। चीन उस समय एशिया की दूसरी बड़ी शक्ति था। वो भी भारत की तरह लंबे समय के औपनिवेशिक प्रभुत्व से बाहर आया था, लेकिन उसने कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से राजनीतिक एकता हासिल की। चीन के कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप बनने के 2 साल बाद 1947 में आजाद भारत की स्थापना हुई और नेहरू सोचते थे कि इन दो महान सभ्यताओं में प्राचीन काल से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंध, दार्शनिक संबंध थे। उदाहरण के लिए वे बुद्ध को मानते हैं तो उनके साथ साथ हिंदी चीनी भाई भाई वाले संबंध रहेंगे। और ये उनकी नादानी थी और इसे बेवकूफी भी कहा जा सकता है कि उन्होंने चीन के मनसबों को नहीं पहुंचाना और बॉर्डर पर तैयारी को उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था। तो ये उनकी पहली बड़ी गलती थी कि वे हमारे सबसे बड़े और सबसे ताकतवर पड़ोसी देश से संबंधों के विषय में रोमांटिक और स्टारी आइड थे। प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के कार्यकाल की दूसरी बड़ी विफलता, और कुछ मायनों में यह सबसे महत्वपूर्ण विफलता है, वो है प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान न देना। जैसा कि मैंने बताया, नेहरू उच्च शिक्षा के प्रशंसक थे। उन्होंने आईआईटीज की शुरुआत की। उन्हें अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व की गहरी समझ थी, इसलिए उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की शुरुआत की। लेकिन प्राथमिक शिक्षा, हर लड़की और लड़के को स्कूल भेजना, निरक्षरता दूर करना, इस बात पर जोर नहीं दिया गया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इस पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए था। और मेरा ये मानना है कि अगर गांधी जी जीवित होते, आजादी के कुछ महीनों बाद अगर उनकी इतनी बेरहमी से हत्या नहीं की गई होती तो गांधी जी नेहरू का ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर जरूर लाते और उसे उतना महत्व दिलवाते जितना उच्च शिक्षा को दिया जा रहा था। क्योंकि अगर आजादी की लड़ाई की सारी ताकत स्वतंत्रता के लिए एक महान आंदोलन के दौरान पले बड़े सामाजिक कार्यकर्ता आजादी के बाद अपना ध्यान निरक्षरता को खत्म करने, एक अच्छी सामान्य स्कूल प्रणाली बनाने पर केंद्रित करते, जिसमें लड़कियों और लड़कों को शिक्षा के समान अवसर मिल सकते थे, जिसमें सभी विषय पढ़ाए जाते, शिल्प, कला इत्यादि सहित, तो मेरा मानना है कि हमारी बाद के वर्षों की बहुत सी समस्याएं जाति और क्षेत्र पर आधारित सामाजिक असमानताएं कम हो गई होती। इसलिए मेरे विचार में वह चीन के बारे में नासमझ थे और उन्हें प्राथमिक शिक्षा पर जितना उन्होंने किया उससे कहीं अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। और फाइनली उनकी आखिरी बड़ी विफलता ये थी कि वे बहुत लंबे समय तक अपने पद पर बने रहे। मुझे लगता है कि ये न सिर्फ राजनीति में बल्कि राजनीति से बाहर के लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है। पावरफुल लोग, सफल लोग, ऊंचे पदों पर बैठे लोग, विशेषकर यदि वे पुरुष होते हैं, तो वे ये सोचते हैं कि वे अमर हैं और उन्हें कभी भी हटाया नहीं जा सकता और उनके बिना काम नहीं चलेगा। वे सोचते हैं कि वे अमर हैं और वे अपरिहार्य हैं। इसलिए यदि आप अपने चारों ओर राजनीति के बाहर के क्षेत्रों को देखेंगे तो इसी प्रकार का बर्ताव पाएंगे। 2011 में विश्व कप जीतने के बाद सचिन तेंदुलकर को संन्यास लेना चाहिए था, लेकिन वो 4 साल तक लगे रहे
और वो टीम पर सच में एक बोझ बन गए। भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन लाने वाले सम्माननीय वर्गीस कुरियन, जिन्होंने अमूल की शुरुआत की, 80 वर्ष से अधिक उम्र तक अपने पद पर बने रहे, जबकि उन्हें काम छोड़ देना चाहिए था। हमारे कॉरपोरेट जगत में टाटा ग्रुप के नेता के रूप में रतन टाटा को भी रिटायर होने से बहुत पहले रिटायर हो जाना चाहिए था। और ये विशेष रूप से पावरफुल, सक्सेसफुल लोगों की प्रवृत्ति है। महिलाओं में ऐसा नहीं है। स्वयं को अपरिहार्य और अमर मानने की प्रवृत्ति। और नेहरू दुर्भाग्य से उसी घमंड और कमजोरी के शिकार थे। 1958 में जब नेहरू 11 वर्ष तक पद पर रह चुके थे, तब उन्होंने रिटायर होने के बारे में सोचा था। उन्होंने कहा, बस बहुत हो गया, अब किसी और को कार्यभार संभाल लेना चाहिए। एक युवा व्यक्ति को यह कार्यभार संभालना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। और वे छुट्टी लेकर कश्मीर चले गए और वे प्रधानमंत्री का कार्य छोड़ने और यंग लोगों में से नई लीडरशिप को उभरने देने के लिए गंभीरता से विचार कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी में कोई और कमाल संभाल सकता था? उस समय कई उत्कृष्ट कैबिनेट युवा मंत्री थे, युवा राजनेता थे, जैसे कि महाराष्ट्र में वाई.वी. चौहान थे, उत्तर भारत में शास्त्री थे, दक्षिण भारत में लोग थे। और नेहरू गंभीरता से रिटायरमेंट पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने के लिए मना लिया गया। उन्होंने अपना मन बदल लिया। वे रिटायर होने के लिए पूरी तरह से मन बनाकर छुट्टी पर गए थे, लेकिन जब छुट्टियों से वापस आए तो अपने पद पर बने रहे। अब वे पद पर क्यों बने रहे? हो सकता है कि ये घमंड हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि उनके बिना काम नहीं चलेगा। उनके चमचों ने उनसे कहा होगा, आपके बिना ये देश नहीं चलेगा, ये देश नहीं बचेगा। और अगर वे 1958 में रिटायर हो गए होते तो हम नेहरू को बहुत अलग तरीके से याद करते। उनकी कई बड़ी असफलताएं 1958 के बाद आई। 1958 के बाद चीन से टकराव हुआ। 1958 के बाद उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के पहले केस मिले, जैसे मुद्रा कांड। 1959 में केरल में वाम मोर्चा सरकार की बर्खास्तगी हुई, जो उनके लोकतांत्रिक रिकॉर्ड पर एक धब्बा है। इसके बाद वे बीमार भी पड़ जाते हैं, उनका फोकस, एनर्जी आदि कम हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से वे बहुत देर तक अपने पद पर बने रहे। इसलिए न केवल राजनीति में बल्कि कई लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण सबक है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको रिटायर होना है। अब मैं इस लेक्चर को समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैंने आपको विस्तार से नेहरू की जीवनी बताई, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य में बताया कि एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक विचारक के रूप में, एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में नेहरू अपनी असफलताओं के बावजूद एक उल्लेखनीय और उत्कृष्ट व्यक्ति थे। मुझे लगता है कि भारत बहुत भाग्यशाली था कि 1947 में वे देश के प्रधानमंत्री बने और कोई दूसरा नहीं बना, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की जड़ें, हमारे औद्योगिक विकास का आधार और हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान नेहरू ने ही स्थापित किए। और सबसे ऊपर विविधता, डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता थी। हम इन सब के लिए जवाहरलाल नेहरू के सदा ऋणी रहेंगे। अब एक सामयिक टिप्पणी के साथ आज की बात समाप्त करते हैं और फिर आखिर में जो और अधिक पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ किताबों की रिकमेंडेशन। टिप्पणी यह है कि आज जिन कारणों से नेहरू को इतना बदनाम किया जाता है, उनमें से एक कारण यह है कि उनकी पहचान उनके वंशजों से की जाती है। अपने जीन्स के अलावा राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच कुछ भी समान नहीं है और किसी को भी डायनेस्टी को जवाहरलाल नेहरू के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। नेहरू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि राहुल गांधी फिर से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। वे होते तो ऑर्गेनिक तरीके से नेताओं को बढ़ावा देना चाहते और डायनेस्टी कायम रखने में उनकी कोई रुचि नहीं होती। 1964 में जब उनकी मृत्यु हुई तब इंदिरा गांधी लंदन माइग्रेट होने वाली थी, जहां उनके दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। एक इतिहासकार के रूप में मैं नेहरू के योगदान और उनकी विफलताओं को उनके परिवार के सदस्यों के कार्यकलापों से अलग करना चाहूंगा और मेरा मानना है कि जवाहरलाल नेहरू की जीवन और विरासत का सच्चा, ऑब्जेक्टिव, निष्पक्ष, संतुलित वैचारिक मूल्यांकन तभी संभव होगा जब आखिरी नेहरू गांधी राजनीति से बाहर हो जाएगा। तभी हम उन्हें स्पष्ट दृष्टि से और ऑब्जेक्टिव तरीके से देख सकेंगे और उन्हें, उनके काम और उनकी विरासत को आज के कांग्रेस पार्टी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब कुछ किताबों के रिकमेंडेशन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। लोगों को नेहरू के बारे में क्या पढ़ना चाहिए? स्कॉलरली एनालिसिस, न कि प्रोपेगेंडा या आइडियोलॉजी। 1970 के दशक में एस गोपाल ने 3 वॉल्यूम में नेहरू की बेहतरीन जीवनी लिखी है। इसका अभी भी कोई मुकाबला नहीं है। तथ्यात्मक जानकारी के संदर्भ में ये बहुत विस्तृत, बहुत ही समृद्ध और संपूर्ण है।
इसका एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव है। ये स्वतंत्रता सेनानी नेहरू और प्रधानमंत्री नेहरू दोनों पर बराबर ध्यान देती है, लेकिन इसके 3 वॉल्यूम हैं, इसलिए इसमें लगभग 1000 पेज हैं। तो जाहिर तौर पर यह जीवनी लंबी है, लेबोरियस और डिटेल्ड है। एक शॉर्ट बायोग्राफी है वॉल्टर क्रॉकर नाम के ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट की लिखी हुई, नेहरू ए कंटेम्परेरीज एस्टिमेट। ये नेहरू पर सबसे अच्छी सिंगल वॉल्यूम किताब है। ये 1966 में प्रकाशित हुई थी और इसमें नेहरू की उपलब्धियों और विफलताओं का एक बहुत ही गहन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है। वॉल्टर क्रॉकर 7 वर्षों तक दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर रहे। 1950 और 60 के दशक की शुरुआत में उन्होंने नेहरू को करीब से देखा और ये नेहरू का एक बहुत ही समृद्ध, स्कॉलरली और ऑब्जेक्टिव विवरण है। हाल ही में इसका एक नया एडिशन आया है। मैंने इस किताब के लिए एक लंबा इंट्रोडक्शन लिखा है। तो क्रॉकर की नेहरू अ कंटेम्पररीज एस्टिमेट नेहरू के बारे में जानने के लिए एक सिंगल वॉल्यूम छोटी सी किताब है। और यदि आप ज्यादा विवरण, ज्यादा बारीकी, ज्यादा तथ्य चाहते हैं तो गोपाल की 3 वॉल्यूम वाली बायोग्राफी पढ़ें। और अंत में मेरा आखिरी रिकमेंडेशन, स्वयं नेहरू को पढ़ें। नेहरू एक बेहतरीन लेखक थे, वे एक अद्भुत वक्ता भी थे और उनकी भावनाएं, उनके शब्द, उनके वाक्यांश उनके अपने होते थे। ये किसी गोस्ट राइटर या कॉपीराइटर के नहीं थे। उन्होंने 3 अद्भुत पुस्तकें लिखी हैं। पहली का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो जेल से उनकी बेटी को लिखे गए पत्र हैं। दूसरी उनकी आत्मकथा और तीसरी और मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये उन्होंने तब लिखी जब वे 1942 से 1945 के बीच अहमदनगर जेल में थे और ये किताब भारत के सांस्कृतिक, दार्शनिक, सामाजिक, स्थापत्य, साहित्य के इतिहास का सुंदर, समृद्ध, भावपूर्ण, इंसाइटफुल विवरण है। ये नेहरू की भारत की खोज है और ये पुस्तक किसी भी दूसरी बात से ज्यादा आपको नेहरू के भारत भूमि के प्रति प्यार, उनकी समझ, उनके गहरे जुड़ाव और प्रतिबद्धता को बेहतर ढंग से बताती है। ये उनका इस भूमि के प्रति प्यार दर्शाती है जिसे उन्होंने अपना बनाया और जिसकी वे एक शानदार मिसाल और अधिनायक थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार डॉक्टर राम गुहा अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आप उनका नाम गूगल करके, ये YouTube पर सर्च करके उनके दूसरे ज्ञानवर्धक लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। यदि आप पढ़ाकू किस्म के हैं तो उनकी किताबें भी पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।